जय हिंद। हम देखने वाले हैं क्लास 10 के लिए ये ऐसे बहुविकल्पी क्वेश्चन हैं। ये कम से कम 120 क्वेश्चन 140 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, लेकिन 20-20 के पार्ट में, यानी जिस तरीके से आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन आता है 20 क्वेश्चन उसी तरीके से आपके सामने आएंगे। इसमें आपको हम बता दें, हर एक क्वेश्चन को इतने डिटेल सॉल्यूशन में आपके सामने प्रोवाइड किया जा रहा है कि इसके बियॉन्ड कुछ भी आने वाला नहीं है। ठीक ना, इस बात की प्रॉमिस है आपसे। देखिएगा ध्यान से, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। फ्रांस की क्रांति कब हुई? ठीक ना, यानी पहला क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। तो 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई, 5 मई 1789 ईस्वी में। यह दो विरोधी गुटों के द्वारा, ठीक ना, यानी दो विरोधी गुटों के द्वारा उनके संघर्ष का परिणाम था कि यह फ्रांस की क्रांति सामने उभर कर आती है। दूसरा है कि ज़ुसेप्पे मैत्सिन का संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध की अगर बात की जाए तो यह इटली के राजनेता और पत्रकार थे। ठीक ना, तो सिंपल सा है कि इटली के एकीकरण से। इन्होंने 1831 ईस्वी में इन्होंने यंग इटली का स्थापना किया। ठीक ना, यानी कि यंग इटली की स्थापना इन्होंने की थी। और दूसरी पॉइंट के रूप में अगर हम लोग इसमें और याद रखना चाहें तो 1833 ईस्वी में इन्होंने यूरोप की स्थापना की थी। ये राजतंत्र के घोर विरोधी थे। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। तो आगे हम देखते हैं अगले क्वेश्चन के रूप में, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं, और जिसे इन्होंने 1909 ईस्वी में गुजरात में लिखा था। ठीक ना, यानी गुजरात में इसे इन्होंने प्रकाशित किया था, इसकी रचना इन्होंने किया था। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, ठीक, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं पहले, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि किसने बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया? तो बारदौली सत्याग्रह जो था वह 1928 ईस्वी में गुजरात में चलाया गया था। बारदौली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में गुजरात में चलाया गया था। यह एक तरीके का किसान आंदोलन था और वल्लभ भाई पटेल इसके नेतृत्वकर्ता थे, यानी कि इन्होंने ही इसमें नेतृत्व किया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल पे हमारा ऑप्शन जाएगा। यह किसानों के ऊपर लगाए गए टैक्स के कारण जो है इसमें इन्होंने इनके विरुद्ध खड़े हुए थे, जिसमें 22% टैक्स किसानों के ऊपर वहाँ की प्रांतीय सरकार के द्वारा लगाया गया था। इसी कारण से इसमें इन्होंने घोर विरोध किया। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है, एक किसका कथन है? तो ये मेटरनिख का है। ये कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन दिया गया है पिछले वर्षों में, तो इसे देखना जरूरी था। आगे हम लोग देखते हैं कि भारत में संघीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो इस समय वर्तमान में 28 राज्य हैं। 28 राज्य हैं जिनमें आप जानते हैं हर एक का नाम। और आपके लिए ये एक तरीके का होमवर्क है कि आपको 28 राज्य और उनकी राजधानी, 8 केंद्र शासित प्रदेश और उनमें जो भी इम्पोर्टेंट राजधानी है, जैसे पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की, दमन एंड दीव और पुडुचेरी, ये कुछ इम्पोर्टेंट है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती, तो इनको आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। यहाँ पे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र देश है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के साथ साथ अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से मतलब चुनाव होता है। और अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो है हम लोग देखेंगे एक तरीके से कि यह देश जो हमारा है, यहाँ पे गणतांत्रिक लोकतांत्रिक देश भी माना जाता है। सबसे लंबा लिखित संविधान भी है। ये सभी बातें आपको पता होनी चाहिए। आगे, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषा है, जिसमें आप लोगों को हमने 22 भाषाओं को बताया भी है।
और उसमें कौन कौन सी भाषा है, तो उसमें आपकी आ जाएगी कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, असमी, बंगाली। ठीक ना, 1 मिनट इसको हम चित्र के साथ आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा, ताकि ये कई बार जो है पूछे जाने का चांस रहता है। 1 मिनट रुकिएगा। उतना बेहतर तो इस पे नहीं बन पाएगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो इसमें देख लेते हैं हम लोग। ठीक ना, देखना ही है तो यहाँ पे हो जाएगा कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, असमी, बंगाली, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, फिर इसके बाद आपकी आ जाएगी इसमें नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, और फिर इसके बाद बोडो, थोड़ा इस पे सही लिखा नहीं जाता ना, डोगरी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ठीक ना, तो ये 22 भाषाएं आपकी हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो आगे हम लोग देखते हैं इसमें कि लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत क्या है, यानी सबसे अधिक शक्ति किसके पास होती है। तो ये सिंपल सी बात है, जनता के पास ही रहेगी। ठीक ना, तो सबसे ज़्यादा शक्ति का स्रोत जो है वो जनता है लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा, यानी तभी तो कहा जाता है कि जो है इसमें कि लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों का शासन। निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म तथा जाति के आधार पर हुआ है। भारत का। ठीक, भारत का विभाजन। और प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो प्रति व्यक्ति आय को औसत आय के नाम से भी जानते हैं। और इसमें आप लोगों को बता दें कि यह क्या होता है कि किसी भी देश में अगर रहने वाले जो वहाँ के व्यक्ति हैं उन्हीं की औसत आय को हम लोग कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। तो ये नेशनल इनकम नहीं रहेगा, ठीक ना, और व्यक्तिगत आय भी नहीं रहेगा, ये रहेगा आपका औसत आय। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो औद्योगिक क्षेत्र के नाम से। इसे विनिर्माण या निर्माण क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। इसमें जितने भी कारखाने, फैक्ट्री वगैरह रहते हैं उन्हीं को हम लोग नाम देते हैं द्वितीय क्षेत्र में जाएगा। ठीक ना, इसको हमने डिटेल में आप लोगों को बताया है। फिर आगे हम बात कर लेते हैं सेवाओं को किस क्रियाकलाप के क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। तो जितनी भी सेवाएं हैं उन सभी को हमने तृतीय क्षेत्रक में रखा है। ठीक ना, जितनी भी सेवाएं रहती हैं उन सभी को, जिसमें हॉस्पिटल आ जाएगा, पुलिस आ जाएगा, टीचर आ जाएंगे, सभी के सभी जो कोई भी सेवा करेगा, कहने का मतलब जो भी हमारे एक काम को दूसरे काम तक पहुंचाने में सेवा करेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेवाओं को, क्रियाकलाप, जितने भी सेवा के क्रियाकलाप होंगे उनको हम तृतीय क्षेत्र में रखते हैं। ठीक ना, तो तृतीय क्षेत्र में ही रहेगा। आगे हम देख लेते हैं भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार जो होता है वो किस मार्ग से होता है, तो सड़क से तो होगा नहीं, रेल से भी नहीं, वायु से भी नहीं, तो एक ही बचता है हमारा समुद्री मार्ग से सबसे अधिकतर। ठीक है, अधिकांश जो होगा इन सबसे बहुत कम होगा। फिर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की बात की जाए तो देखिए, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस अगर ये भारत पूछेगा तो ये भारत का ही मिला जुला के पूछ रहा था, हम कहेंगे 24 दिसंबर, लेकिन अगर विश्व का पूछता तो हम कहते हैं यहाँ पे 15 मार्च। ठीक ना, ये जो है यहाँ पे दो तरीके का आंसर होता है, लेकिन यहाँ पे आपका ऑप्शन में जिस अनुसार दिया है तो इससे हम कहेंगे कि 24 दिसंबर ही रहेगा, ये भारत का ही पूछ रहा है, तो ऑप्शन 24 दिसंबर रहेगा। लेकिन इसमें आपको बता दें कि यह क्या कहते हैं हम लोग कि 15 विश्व में अगर इसको मनाया जाता है तो 15 मार्च को भी मनाया जाता है। ठीक ना, क्यों हम 24 दिसंबर को ही मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन जो हमारे राष्ट्रपति थे उन्होंने उपभोक्ता संरक्षण 1949 को यह अधिनियम स्वीकार किया था, तो इसी कारण से जो है हम लोग इसे मनाते हैं। फिर अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि किस राज्य और संघ क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है, तो जम्मू कश्मीर में तो पर्वतीय मृदा पाई जाती है, राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, झारखंड के क्षेत्र में जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है। तो बच जाता है हमारा महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र एकमात्र क्षेत्र इसमें बचता है इस ऑप्शन से जहाँ पे काली मृदा पाई जाती है, और काली मृदा कपास उत्पादन के लिए सबसे बेहतर मानी जाती है।
अब एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो एजेंडा 21 का संबंध किससे है, इसे भी देख लेते हैं। तो एजेंडा 21 का संबंध, ठीक ना, एजेंडा 21 का संबंध है, हम यहाँ पे देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन से, सतत पोषण संसाधनीय विकास से, वैश्विक तापन से, ओजोन क्षरण से। तो ओजोन क्षरण तो बिल्कुल नहीं है, वैश्विक तापन बिल्कुल नहीं है, ठीक ना। तो इसमें हम लोग अब आते हैं दो क्वेश्चन की तरफ। तो एक है सतत पोषण विकास और एक है जलवायु परिवर्तन। तो इसके बारे में पहले आपको बता देते हैं कि यह 1992 ईस्वी में पर्यावरण विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र स्तर पे इसके लिए कार्य किया गया था, ठीक ना। इसमें जितने भी विश्व के नेता थे वो हस्ताक्षर किए। ये कहाँ हुआ था? तो ब्राजील के रियो दी जेनेरो में किया गया था, ठीक ना। ये एक तरीके से वैश्विक संरक्षण विकास को, ठीक ना, तो यानी कि अगर हम लोग बात की जाए तो इसमें विश्व के संरक्षण के तहत इसे किया जाएगा। तो इसे हम लोग अगर देखेंगे तो वैश्विक तापन से भी जोड़ सकते हैं, ठीक ना, वैश्विक तापन से भी जोड़ सकते हैं। बट इसका सही ऑप्शन जो हमें रखना होगा वो हम लोग रखेंगे इसे सतत पोषण विकास, ठीक ना। तो यहाँ पे रहेगा सतत पोषण विकास। इसमें देखिए थोड़े से ऑप्शन में मतभेद है, लेकिन ये रहेगा आपका सतत पोषण विकास से ही, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो इसमें है ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो आपको बता दें कि ग्रीन इंडिया मिशन ये 2014 में, यह अगर बात की जाए तो 20 फरवरी 2014, ठीक ना, 20 फरवरी 2014 को हमारे ही प्रधानमंत्री के द्वारा इसे आरंभ किया गया था। आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी फसल है जो जायद की फसल है, यानी जायद की फसल से संबंधित है, ठीक ना। सबसे पहले बताते हैं कि जायद की फसल के बारे में आपको, इसी के तहत आपका आंसर मिलता रहेगा। देखिएगा, पहली बात ये है कि ये जायद की फसल जो होती है मार्च अप्रैल के समय में बोई जाती है, ठीक ना, जायद की फसल। इसमें कौन कौन से आते हैं, जो भी मतलब कि अगर हम बात करें फसल में, तो जैसे आएगा इसमें तरबूज आएगा, खरबूज आएगा, ठीक ना, इसी में खीरा आएगा, ककड़ी आएगी, ठीक, उड़द आएगा, सूरजमुखी आएगी। कहने का मतलब यह है कि जितने भी आपके ज़्यादातर सलाद की चीज़ें हैं वो सभी जो है इसमें जायद की फसल में सम्मिलित होती हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन तो रहेगा डी, क्योंकि एक ही दिया गया है। आग्नेय चट्टान में पाया जाने वाला खनिज कौन सा होता है? तो आग्नेय चट्टान में कई सारी खनिज पाई जाते हैं, जिसमें बात की जाती है तो सोना, ठीक, फिर इसी के साथ लोहा, निकिल और जस्ता। तो जस्ता ही आपका इसमें ऑप्शन में दिया गया है, तो ये आपका सही ऑप्शन रहेगा सी, ठीक है ना। तो एक कंप्लीट 20 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी के हैं। अब आपको हम बता देते हैं कि ये इसी तरीके के आपको 20-20 क्वेश्चन की लिस्ट मिलेगी, और हो सकता है सबको एक में हम ऐड करके एक जगह रख दें, ताकि आपको देखने में कोई परेशानी ना हो। तो थैंक्स, टेक केयर।